हेलो बच्चों, नीट रिफ्रेशर्स की तरफ से मैं डॉक्टर अनीशा आप सभी का फिर से एक और बार इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं, नीट 2025 को बीते हुए काफी दिन हो गए हैं, रिजल्ट्स अनाउंस होकर काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। अब जिन लोगों ने सोचा है कि हम 2026 में फिर से नीट देना चाहते हैं या फिर 2026 में पहली बार नीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग तरह से स्टडी प्लान हमारा होना चाहिए। तो ये स्टडी प्लान क्या है? क्योंकि नीट का सिलेबस इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम शुरू कहां से करें। और स्पेशली इन दिनों जून जुलाई में जितने भी सारे इवेंट्स हुए हैं, कोई अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया है 2025 में, उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति थोड़ी डाउन हो जाती है या फिर घर पे बहुत सारे लोग सवाल पूछने लगते हैं। तो इन सारे हालातों के बीच में बात ऐसा हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करें और शुरू कहां से करें। तो बिल्कुल मत घबराइए, आज नीट रिफ्रेशर्स की तरफ से हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अब हमारे लिए 2026 के लिए स्टडी प्लान क्या होगा। तो बच्चों, जो बीत चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर 2026 के लिए पूरी जी जान से हम कोशिश कर सकते हैं, पूरी जी जान लगा के तैयारी कर सकते हैं। ये चीज हमारे हाथ में है। तो अब आज इस वीडियो में मैं आपको गारंटी दे रही हूं, इस वीडियो के एंड तक जब तक आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको इस साल की तैयारी में लग जाना है। तो आज इस साल की तैयारी के लिए अगर हम बात करें तो शुरू कहां से हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी जून जुलाई तक का महीना ऑलमोस्ट बीत चुका है। अब बचे हुए हैं अगस्त से दिन। अगस्त से लेके अप्रैल तक के ये 9 महीने हमें फुल यूटिलाइज करनी है। और इसके लिए हमारा स्टडी प्लान क्या होगा? तो सबसे पहले अगस्त सितंबर में बेसिक्स हम शुरू करेंगे। तो बेसिक से हमें ये पता होगा कि हम किस तरह से अपनी स्टडी जर्नी शुरू करें और हमारा क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमें क्या आता है, हमें क्या नहीं आता है, इस बारे में हम जानकारी इकट्ठे कर सकते हैं, एक्सेस करेंगे। अक्टूबर नवंबर तक हमें यह पता चल जाता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन ज्यादा मार्क्स देखने का पोटेंशियल रखता है और किस पे हम मार्क्स खो सकते हैं। तो इस चीज को एनालाइज करके अब हम उसी तरह प्रिपेयर होते हैं अपने दिसंबर जनवरी तक के पार्ट में। तो दिसंबर और जनवरी के प्रोग्राम्स में अब हम क्या करने वाले हैं, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने वाले हैं, अपने आप को, अपने वीक पॉइंट्स को तैयार करके प्रैक्टिस करेंगे अप्रैल तक, मई तक, जब तक कि हम नीट के एग्जाम के एकदम पास ना पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है कि रेडी करना है, अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को जानना है, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों पे फोकस देने हैं, उन्हें सुधारना है, उन्हें अपना और स्ट्रेंथ बनाना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और इन 9 महीने में इन सारी चीजों को हम कहां से करेंगे, इतना टाइम कैसे आएगा, इसी बात को जानने के लिए चलो आगे चलते हैं कि अब हम नीट रिफ्रेशर्स में देखें इन सारी चीजों को अब हम आगे कैसे देखें। तो इन सारी चीजों को जानने से पहले हमें मंथ वाइज सारे सब्जेक्ट्स, सारे स्टडी प्लान्स को सेग्रीगेट करना है। मंथ वाइज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 9 महीने में हम इन चारों सब्जेक्ट्स को किस तरह से डिवाइड करेंगे, कैसा हमारा स्टडी प्लान होगा और किस तरह से हम हर एक सब्जेक्ट वाइज एग्जाम भी दें, तैयारी भी करें, रिवीजन भी करें, इन सारी चीजों को अकोमोडेट करके इस पूरे प्लानर को मैंने बनाया है। तो चलो देखते हैं कि इस पूरे प्लानर पे किया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले आते हैं अगस्त के महीने में। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहला फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होता है अगस्त के मंथ पे। अगस्त के मंथ में अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, बायोलॉजी शुरू होती है सबसे बेसिक से क्लास 11th की। क्लास 11th में आते हैं जैसे कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सारे चैप्टर्स को हम शुरुआत पे रखते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी रहते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को जब हम शुरुआत में रखते हैं, टफ चैप्टर्स नहीं है और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो हम धीरे धीरे पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करते हैं। इन चैप्टर्स के साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं, तो चैप्टर वाइज हम कुछ क्वेश्चंस भी रखते हैं। हमें शुरू में बहुत लोड नहीं लेना है, तो इसीलिए हम लोग 2 चैप्टर पर वीक, 2 चैप्टर, एक बॉटनी का एक जूलॉजी का चैप्टर हो सकता है आपका, 2 चैप्टर पर वीक से हम शुरू करते हैं। चैप्टर पर वीक के साथ हम बायोलॉजी शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत ज्यादा शुरुआत में अगर आप लोड ले लोगे तो आपको भी टेंशन होगा, बहुत स्ट्रेस होगा कि आप आगे कैसे बढ़े। तो इसीलिए अगस्त में हल्के से ही सारा पढ़ाई करना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, दिमाग पे बहुत प्रेशर नहीं डालना है। आते हैं हम केमिस्ट्री पे, बहुत बेसिक्स, जैसे हमने पहले भी देखा है, बहुत बेसिक्स फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स एंड काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन जैसी चीजें फिजिक्स में कवर करेंगे। उसके साथ साथ वीकली टारगेट्स लेते हैं। तो ये वीकली टारगेट्स कैसे आपको लेना है, ये वीकली टारगेट्स के लिए 1 मॉक पर सब्जेक्ट, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप जानो पर सब्जेक्ट, जैसे हम जानते हैं
कि 45 क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी में कुल मिला के 90 क्वेश्चंस, फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस का आप टारगेट बना लो कि एक सब्जेक्ट का होगा, तो हर हफ्ते कम से कम एक पूरे चैप्टर का, एक पूरे टॉपिक का, या कुछ 2-3 चैप्टर्स का मिला जुला के किसी भी एक सब्जेक्ट में, एक हफ्ते फिजिक्स, दूसरे हफ्ते केमिस्ट्री, तीसरे हफ्ते जूलॉजी, तीसरे चौथे हफ्ते बॉटनी, इस तरह से आपको चारों सब्जेक्ट को 4 हफ्ते में डिवाइड करके 45 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज या फिर कुल मिला के आपके जितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उसका एक मॉक टेस्ट लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे हफ्ते का। दूसरा, फॉर्मूला शीट्स और कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने हैं। फॉर्मूला शीट्स जैसे फिजिक्स में हम जानते हैं काफी सारे फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूला शीट्स होते हैं, तो ये सारे फॉर्मूला शीट्स और कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने होंगे। स्टार्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये जो पार्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस पूरे जर्नी का। एमसीक्यू प्रैक्टिस डे 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन टाइम निकाल के 30 क्वेश्चंस आप जरूर कीजिए हर एक सब्जेक्ट का, ताकि इससे आपको स्पीड भी मिले, आपका रिवीजन जैसा भी हो, और आपको आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ जाए। क्योंकि आजकल हम देखते आ रहे हैं कि हम देख रहे हैं क्वेश्चंस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, जैसे बायोलॉजी वगैरह में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग्स होते हैं। तो जितनी आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी, आप जितनी जल्दी चीजों को पढ़ पाओगे, उतनी ही जल्दी आप एनालाइज कर पाओगे, रिजल्ट ले आओगे। और ये रीडिंग स्पीड बढ़ती है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस से। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में बहुत ज्यादा तो नहीं, कम से कम 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस हर दिन का आप टारगेट बना लीजिए। 30 क्वेश्चन पर डे टोटल शुड बी देयर। ठीक है, तो ये रहा अगस्त में। ये बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, पर हाँ, इससे आपके जितनी भी तैयारी है उसको एक पोटेंशियल, एक मोमेंट मिल जाता है कि अब आप आगे बढ़ सकते हो। हैं इसके बाद नेक्स्ट सितंबर में अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि अब हमें जैसे अगस्त में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि अब हमें पढ़ाई की तरफ जाना है, सितंबर में आपको थोड़ा और डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, और गहराई में, और आपको थोड़ा लग के पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्लास 11 के चैप्टर्स ही बायोलॉजी में कंटिन्यू होंगे, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी आ जाते हैं, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चीजें शुरू हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो 11th में इंक्लूडेड है बायोलॉजी में, वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। आपको हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपने पुराने पढ़े हैं चैप्टर्स बायोलॉजी में, और जो अब सितंबर में भी पढ़ने वाले हैं उनको एनसीईआरटी लाइंस को याद करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को भी एकदम ध्यान में रख के तैयारी करनी है। चैप्टर्स दिए गए हैं, इन चैप्टर्स को आपको ध्यान में रख के इस महीने कंप्लीट कर लेनी है। इसके साथ साथ वीकली टारगेट्स, जो मैं हमेशा कह रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है ये वीकली टारगेट। तो ये वीकली टारगेट पे अगर हम देखें तो हमें वीकली टारगेट पे क्या क्या करना है। वीकली टारगेट अगर हम अगस्त में देखे थे 1 सब्जेक्ट मॉक टेस्ट पर वीक, अब है 2 सब्जेक्ट पर वीक। दो सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट अब शुरू करना चाहिए, और ये 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, पर मैं प्रेफरेबली आपको बोलूंगी कि फिजिक्स के साथ कोई बॉटनी या जूलॉजी, और केमिस्ट्री के साथ बॉटनी या जूलॉजी का पेयरिंग रखे। अगर आप फिजिक्स और जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी की तरह की कोई पेयर ले, एक बायोलॉजी सब्जेक्ट और एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो इस तरह से आपको मिक्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा टेस्ट को फॉलो करना। तो 2 सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट पर वीक होनी चाहिए। अगस्त में हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट कहा था, 2 सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको कर लेनी है, और रिवाइज हर चैप्टर का हर वीकेंड पे संडे आपका अगर एक टाइम निकाल ले कि 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटा सिर्फ पूरे हफ्ते जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन। ये रिवीजन वीकेंड बहुत जरूरी है। बिना इस रिवीजन वीकेंड का आपके लिए किसी भी चीज को याद रखना या ग्रैब करके रखना बहुत टफ हो जाएगा। तो हर वीकेंड पे आपको रिवीजन भी साथ में करनी है। तो वीकेंड के लिए प्लान्स काफी सारे बन जाते हैं। एक कि आपको मॉक टेस्ट करना होगा 2-2 सब्जेक्ट का, 2-4 घंटे निकाल के सारे सब्जेक्ट्स का आपको पूरे हफ्ते का, पूरे पिछले मंथ का रिवीजन भी प्लान करना है, और साथ में जितने भी आपके कमजोर टॉपिक्स हैं जो अब तक आपको समझ में आ चुकी है कि ये मेरी कमजोरी है, ये मुझे ज्यादा आता है, ये नहीं आता है, उन सारी चीजों को आपको लिखना है एक जगह पे कि कैसे मैं इन सारी कमजोरियों से अब बाहर निकलूं। आप खुद अपने लिए सबसे समझदार इंसान हो। आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा टॉपिक, कौन से चैप्टर्स आपको कमजोर बना रही है वीक के लिए। तो उन सारे टॉपिक्स को लिखो, उन चैप्टर्स को लिखो, हो सके तो उन्हें बार बार क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करो। यही एक उपाय है अपने वीकनेस से बाहर आने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अक्टूबर में। अब 60% सिलेबस कवरेज हो चुका है। 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने के है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर कंप्लीट हो जाए ये, तो कंप्लीट बायोलॉजी खत्म हो जाती है एनसीईआरटी की विद लाइन्स। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक डायग्राम, एक एक चार्ट, एक एक टेबल्स, सब कुछ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए। तो हर एक पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो हर एक पॉइंट आपको याद रखना है, हर एक टॉपिक आपको याद रखना है। उसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी प्रिपेयर करना है। फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एसएचएम, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको फोकस डालना है। सारे तरह के क्वेश्चंस जो बनते हैं फिजिक्स में, उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अब अक्टूबर के वीकली टारगेट्स क्या है? जैसा हमने अगस्त में देखा था कि सिंगल चैप्टर, सिंगल टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट, अब देखा हमने कि
सितंबर में आ गए हैं 2-2 सब्जेक्ट के टेस्ट। अब आते हैं फुल लेंथ सब्जेक्ट टेस्ट, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, 3-3 सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर पूरा हम लें बॉटनी, जूलॉजी मिला के फुल लेंथ सब्जेक्ट टेस्ट लेना है हर हफ्ते। हर हफ्ते आपको रैंडमली तीनों सब्जेक्ट्स के कंप्लीट टेस्ट यानी टोटल 180 क्वेश्चंस का टेस्ट एक साथ में 3 घंटे हर हफ्ते प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब इसके साथ साथ कुछ फ्लैश कार्ड रिवीजन बायोफैक्ट्स के लिए होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कि एक तरह की ऑल्टरनेटिंग मेमोरी या फिर हम जिसे कहते हैं रिकॉल, एक्टिव रिकॉल के जरिए हम लोग इसे तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, एक्टिव रिकॉल। हो सकता है कि आपको ये एक्टिव रिकॉल का प्रोसेस अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी, नीट रिफ्रेशर्स आप सभी के लिए ये एक्टिव रिकॉल पे पूरी एक चीज लेके आएगी कि किस तरह से एक्टिव रिकॉल के जरिए आप बायोलॉजी में 360 में 360 ला सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फ्लैश कार्ड्स, निमोनिक्स, उसके साथ साथ और भी मेमोराइजिंग टिप्स एंड उसके साथ में माइंड मैप्स भी होते हैं जो आपको बायो को कंप्लीटली अपने ग्रैब में लाने के लिए यूज किए जाएंगे। तो उन सारी चीजों को एक्टिव रिकॉल के जरिए हम यूज करेंगे। आपको ये यूज करना है ताकि आपने 11th की बायोलॉजी जो कंप्लीट की है वो और अच्छे से आपके पकड़ बनाए रखें और साथ में आप उसे भूले नहीं, आप कंटिन्यूअस रिविजन में उसके कांटेक्ट में रहे ताकि वो आपको और फर्दर आगे अच्छे रिजल्ट दे सके। और साथ में 10 इयर्स के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इनिशियली इस लेवल पे आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। साल तक के हो सकते हैं सिलेबस में काफी सारी हेरफेर हो चुकी होगी, काफी सारे बदलाव आ चुके होंगे। आपको क्या करना है कि जो चैप्टर, जो टॉपिक आपके सिलेबस में अभी नहीं 2026 के सिलेबस के अपडेट्स में है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। जो एलिमिनेट हो चुके हैं सिलेबस से उस पे नहीं करना है। तो 10 साल तक के टॉपिक्स या चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। अब आते हैं इसके बाद नवंबर में, जहां पे हमें अब जी जान लगा के कंप्लीशन पे जाना है। हो सकता है कि नवंबर में बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगे। अक्टूबर नवंबर महीने ही होते हैं जिसमें फेस्टिवल्स होते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें होती है, वेदर क्लाइमेट चेंज होते रहता है, सीजन बदलते रहते हैं, ठंड जैसी थोड़ी बहुत फीलिंग भी आने लगती है। तो इस मामले में बहुत कॉमन है ये बात कि आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या आप में आलस थोड़ी बढ़ जाए। पर यस, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। किसी भी तरह का वेदर चेंज या सीजन या फिर फेस्टिवल आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है, आपकी पढ़ाई को अपनी जगह से हिला नहीं सकती है। तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ बायोलॉजी में पूरे क्लास 12 के चैप्टर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को सॉल्व करना है, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो बायोलॉजी के, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन सारे पार्ट्स को कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो इस टाइम पे आपको कंप्लीट करने हैं। उसके साथ साथ इसमें वीकली टारगेट्स आपको क्या लेना है। 85% सिलेबस जब कंप्लीट हो चुका है, मिक्स टॉपिक पे एमसीक्यूज लेने हैं तीनों सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ। अब हम अक्टूबर से देख रहे हैं कि अब हमें कंप्लीट करना है 3 सब्जेक्ट्स के टेस्ट। 3 सब्जेक्ट के टेस्ट, वो कैसे? 3 सब्जेक्ट्स के टेस्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिक्स चैप्टर, क्योंकि अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं 85% ऑफ सिलेबस को। स्टार्ट मिक्स टॉपिक एमसीक्यू को 3 तरह के चैप्टर से, 3 तरह के सब्जेक्ट से मिला के लेने हैं। बाई वीकली मॉक टेस्ट भी आप लेनी चाहिए। बाई वीकली मॉक टेस्ट मतलब वीक में 2 बार, जैसे अब तक हम लोग सिर्फ देखते आ रहे थे कि हफ्ते में 1 बार वीकेंड पे ही सारे टेस्ट हो रहे हैं, पर अब बीच में भी आपको एक मॉक टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, वो है एरर लॉग रिव्यू। नाउ एरर लॉग रिव्यू, अब ये क्या है? एरर लॉग रिव्यू मतलब है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं कंप्लीट क्वेश्चंस, तो जब आप सॉल्व कर रहे हो सारे के सारे क्वेश्चंस को, 180 क्वेश्चंस, फुल लेंथ क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे एरर्स। जब आपको एरर्स दिख रहे हैं तो आपको एरर्स एनालाइज करना है, टेस्ट के रिजल्ट्स का एनालिसिस करना है कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, गलत 2 तरह से हो सकता है कि एक कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि टॉपिक क्या है या हम गलत कहां पे हैं, और दूसरे तरह का गलत ये होता है कि आपने शायद कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ा या स्टेटमेंट पढ़ने में कोई गलती की है, करेक्ट था या इनकरेक्ट वर्ड लिखा था ये ध्यान में नहीं रहा, या फिर ट्रू था या फॉल्स था ये नहीं लिखा था, या फिर कुछ और नहीं तो बबलिंग एरर, बबल करते टाइम एमसीक्यू जब आप फिल कर रहे हो, जब आप ओएमआर शीट भर रहे हो, उस टाइम पे बबलिंग एरर हो गई। इस तरह के एलिमिनेशन को, इस तरह के एरर्स को एलिमिनेशन के लिए आपको बहुत सख्त तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और ये सिर्फ तभी सॉल्व हो सकता है जब आप बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूअस रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू। और रही बात पहले तरह के एरर्स की, जिसमें आपको पता ही नहीं है टॉपिक, इसके लिए आपको और डेप्थ में पढ़ने की जरूरत होगी। आपको सबसे पहला काम जो है, अपने टेस्ट पेपर का, अपने क्वेश्चन पेपर के रिजल्ट्स का एनालिसिस करना है, जो बहुत जरूरी हो चुका है कि अब ये आप नवंबर से शुरू कर दे। अब आते हैं कि दिसंबर में अब हमें क्या करना है। दिसंबर फेस्टिवल मंथ आपको लग ही रहा होगा, लेकिन दिसंबर में ठंड के साथ साथ फेस्टिवल को भी आपको दूर हटाना है, तो सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करके रखना है। सो कंसंट्रेशन के साथ जब आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या चैप्टर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी में जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ जैसे टॉपिक्स, और साथ में कुछ पार्ट बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इकोलॉजी वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अब इसमें इंक्लूड हो रहे हैं।
तो दिसंबर तक आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम 95% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी बचे हुए जितने चैप्टर्स हैं जैसे मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अट्रैक्ट करते हैं, इन चैप्टर्स को भी अच्छे से आप सॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको अपने जितने टीचर्स हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उन सब मैक्सिमम यूज करके इन चीजों को सॉल्व करने का स्टार्ट कर दो। वीकली टारगेट्स दिसंबर के लिए क्या होना चाहिए? वीकली टारगेट्स हर मंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये दिसंबर के लिए भी है। 3 मॉक्स पर वीक में आपका होना चाहिए। फर्स्ट फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट, फुल लेंथ सिलेबस मतलब पूरा का पूरा 11th स्टैंडर्ड या फिर पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट लेना है। और साथ में टाइम बेस्ड रिवीजन ड्रिल्स, जैसे हर दिन आपको आधे आधे घंटे का टाइम लेना है कि पूरे के पूरे 30 मिनट का हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट या 1 घंटे का पूरा बायोलॉजी जूलॉजी का रिवीजन, बॉटनी का रिवीजन, उसी तरह से केमिस्ट्री रिवीजन एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़े, लेकिन जो चीज आप टाइम बाउंडेशन के साथ कर सकते हैं वो है बायोलॉजी के टॉपिक्स। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टॉपिक्स को आप टाइम बाउंडेशन के साथ कुछ टाइम फिक्स करके रिवीजन कीजिए हर वीकेंड पे। और साथ में फुल लेंथ सिलेबस अब टेस्ट स्टार्ट होता है यहीं से दिसंबर के मंथ से। और साथ में आता है मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट। पहले अब हम नवंबर तक देखे थे 2 मॉक टेस्ट पर वीक हो रहा था, और अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 3 मॉक टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस जितना हो चुका है 3 मॉक टेस्ट होनी चाहिए। वो आप किसी भी तरह अपने वीक्स में एडजस्ट करते हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इस तरह से आप ऑल्टरनेटिव डे में अपने 3 मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीट 3 सब्जेक्ट के साथ। अब आते हैं जनवरी में आपको क्या करना है। जनवरी में फाइनल सिलेबस कंप्लीशन आ गया, मतलब जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कवर हो जाना चाहिए। बॉटनी जूलॉजी 11th 12th पूरे कंप्लीट चैप्टर्स का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको याद करनी हो जाती है अब तक। और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में फाइनल टच और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। वीकली टारगेट पे अगर देखा जाए 2 फुल मॉक वीक टेस्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको हाई वेटेज चैप्टर रिवीजन एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी जगह बनानी है। अब जो जनवरी में है, अब हमें स्ट्रैटेजिकली पढ़नी होती है। और स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक तो है हमें सबसे पहले एरर एनालिसिस करते रहना है। आप जितने भी टेस्ट ले रहे हो, जितने भी टेस्ट में एरर्स हो रहे हैं, उन सबको बार बार लिख लिख के आप एनालाइज करो कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। जितनी बार आप अपनी गलतियों को देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि एक ही गलती मैं शायद हर बार हर टेस्ट में करते आ रहा हूँ। शायद इतनी बार देखने के बाद आपको मन में एक बार लग जाए कि इस बार मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। तो इसी वजह से एरर एनालिसिस करते रहना है, और उसके साथ साथ लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स और हाई वेटेज चैप्टर का रिवीजन। जितने भी हाई वेटेज चैप्टर केमिस्ट्री में बायोलॉजी में है, उन सबका कंटिन्यूअस रिवीजन करना है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहनी है फिजिक्स में हाई वेटेज सारे चैप्टर्स की। तो ये आपके लिए जनवरी में सबसे बड़ा टास्क रहा। फरवरी छोटा सा ही मंथ है, लेकिन काम इसमें बहुत सारे हैं। पूरा रिवीजन ये जैसे चलता रहेगा, एनसीईआरटी 11 एंड 12 का पूरा रिवीजन चलता रहेगा, और उसके साथ साथ एरर लॉग बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो मैंने आपको बार बार बोला है कि अक्टूबर नवंबर महीने से ही अगर हो सके तो आप शुरू कर दो अपना एरर के लिए लॉग करना। क्या क्या गलतियां आप टेस्ट में कर रहे हो वो लिखो, क्योंकि जब आप इनको अपने आंखों के सामने देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप क्या क्या गलतियां करते हो। तो लॉग बुक मेंटेन करना है एरर के लिए। एनालाइज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आप खुद ही आप देखो कि मॉक टेस्ट में आप जिस तरह से रिजल्ट कर रहे हो कि जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री फिजिक्स में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी चीज पे फोकस करनी है, और कौन सी चीज पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो कि आप उसमें मार्क्स बहुत अच्छे से ले आ सकते हो। स्ट्रेंथ और वीकनेस को इसमें आइडेंटिफाई करके उसी पे और जोर लगानी है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर तीसरे दिन पे आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट ट्राई करनी है। रिविजिट डायग्राम, फॉर्मूला एंड फैक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, नीट रिफ्रेशर्स इन सारी चीजों के लिए, एक्टिव रिकॉल के प्रोसेस के लिए, पूरे बायोलॉजी में 360 लाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो उन सब चीजों के लिए आप बेफिक्र रहिए, आप बस जी जान लगा के प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को शांत रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि जब तक आपका मन विचलित रहेगा, जब तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको टेस्ट भी करना है, इसका एनालिसिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, अपने आपको शांत भी रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं कि मार्च, अब फाइनल महीने आ गए हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फाइनल महीने में प्रैक्टिस एंड पेपर सॉल्विंग, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड पेपर सॉल्विंग, और उसके साथ साथ आपको देखना है कि किस तरह से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो। सारे पीवाईक्यूज आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, जो आपके सिलेबस के बाहर है उसे एलिमिनेट कर दीजिए, लेकिन आपके सिलेबस में रहे सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। प्रैक्टिस असर्शन रीजनिंग, क्योंकि आजकल ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बायोलॉजी में काफी आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आते हैं। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मैचिंग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और उसके साथ साथ अपने एक्यूरेसी को अपने टाइम के साथ मेंटेन कीजिए, क्योंकि नीट एग्जाम ही है एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का। तो ये अब रहा वीकली टारगेट का 3 मॉक टेस्ट,
ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट के लिए आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल पे आजकल ओएमआर शीट काफी कॉमनली मिल जाता है। कुछ क्वेश्चंस के प्रिंट आउट या कुछ मॉक टेस्ट के लिए ओएमआर शीट्स के प्रिंट आउट लेके उसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपको घर पे भी बेनिफिट देगी कि कैसे आप घर पे बैठे ओएमआर शीट्स को फिल करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों काफी टाइम ऐसा होता है कि बबलिंग एरर भी बहुत सीवियर मिस्टेक बन जाता है। तो उन सारी चीजों को दूर करने के लिए ओएमआर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये बहुत जरूरी है। एंड रिवाइज ओनली नोट्स एंड की चैप्टर्स। पूरे चीज को, पूरे टॉपिक को रिवीजन करने का टाइम शायद नहीं हो पाता है, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, जो निमोनिक्स, जो छोटे छोटे डायग्राम्स या छोटे छोटे क्लिपिंग्स आपने रखे हैं, उन सबको बार बार रिवीजन करते रहना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप चीजों को रिकॉल कर सके। और आता है फाइनल रश, दैट इज अप्रैल। अप्रैल में आपको ज्यादा घबराना नहीं है। मई के महीने में एग्जाम है, इस टाइम पे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है, पर बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपने अगस्त से लेके मार्च तक तैयारी करके रखी है। तो जब आपने पूरी तैयारी करके रख दी है, अप्रैल का मंथ है आपको शांत रहने का, फोकस्ड रहने का, डिस्ट्रैक्शन ना हो इस बात का ध्यान रखने का। तो फोकस ऑन टॉप 10 हाई वेटेज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड द फिजिक्स टॉपिक्स। ठीक है, बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको एकदम याद हो जानी चाहिए अब तक, और आप अच्छे से इनको याद कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और साथ में आप आते हैं वीकली टारगेट्स पे। ऑलमोस्ट हर दिन ही आप मान लो कि मॉक टेस्ट आपको अब स्टार्ट करना होगा। हर दिन मॉक, तीनों सब्जेक्ट्स का फुल सिलेबस 11 एंड 12 चैप्टर्स के। जीरो स्ट्रेस संडेज, मतलब संडेज को आपको थोड़ा रिलैक्सेशन लेना है ताकि आप बहुत ज्यादा एंशियस ना हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना आए, पैनिक्स ना हो। पैनिक होना एकदम गलत होगा इस कंडीशन में। और अपने सारे एसेंशियल्स को अब रेडी करना शुरू कर दे। कहां पे क्वेश्चन पेपर, कहां पे एडमिट कार्ड, सेंटर्स कहां पे आने वाले हैं, इन सारी चीजों को अभी आप ध्यान में रखना शुरू कर दे। दिमाग शांत रखें, अपने आप को कंट्रोल में रखें, और नीट रिफ्रेशर्स आपके साथ हमेशा हमेशा है, इस बात को जरूर याद रखें। तो नीट रिफ्रेशर्स आप सभी के लिए इन सारी चीजों को उम्मीद करता है कि आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपने फर्दर अपने सारे प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो किसी भी तरह से आपके दिमाग में चल रहा है, उन सभी चीजों के लिए आप हमसे जरूर सलाह करें, जरूर मैसेज किया कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2026।